आप सभी का आज के हमारे ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के हमारे ई व्याख्यान का जो अध्ययन विषय है वह है रूप तत्व। चित्रकला के तत्वों की जो श्रृंखला है उसमें हमने सबसे पहले रेखा तत्व को जाना। आज हम रूप तत्व के बारे में एक विहंगम दृष्टि इस ई व्याख्यान के माध्यम से डालने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। जो रूप है वो रूप रेखाओं द्वारा आबद्ध या सीमाबद्ध व वर्णों द्वारा रचा गया एक सुनिश्चित वर्णयुक्त आकार है। साधारणतया उसके अंतर्गत वस्तु का निवास रहता है। यह किसी भी वस्तु या व्यक्ति की आकृति को अंतराल में प्रथमतः दृश्यमान बनाता है। रूप का आकृति अनुरूप रेखाबद्ध आकार व वर्ण के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि जो रूप है वह प्राय रेखाओं की आवृत्ति से ही निर्मित होता है और रेखाओं के द्वारा रूप के अनुसार एक सीमांकित एक जगह होती है जिसमें रूप निवास करता है। रूप के द्वारा जो चित्रकार है, कलाकार है, उसके जो भाव हैं वो जो अब तक अमूर्त थे, उस कलाकार का जो हृदय का विचार था वो अब तक अमूर्त था, वह रूप के द्वारा एक आकार प्राप्त करता है, मूर्त स्वरूप प्राप्त करता है और वह एक तरह से दृश्यमान बनता है, जिससे कि कलाकार अपने उन अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में स्पष्ट करता है और मूर्त रूप में वो स्पष्ट होकर के जन सामान्य के लिए अभिव्यक्ति का विषय बनती हैं। साधारणतः हम जो रूप वह क्षेत्र या जगह है या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार या रंग होता है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। साधारणतया वस्तु की आकृति को ही हम रूप कहते हैं। इसको यदि और अधिक स्पष्ट करें तो किसी भी पदार्थ का चित्रभूमि पर प्रथम दृश्य प्रत्यक्षीकरण ही रूप है। रूप ऐसी मन स्थिति है जिसमें वस्तु निवास करती है और जो रूप है वह साधारणतया दो प्रकार का होता है, सम या नियमित रूप, असम या अनियमित रूप। इसको हम आगे चर्चा में जानेंगे। देखो, अब रूप का जो प्रभाव है, रेखाओं की तरह रूप के भी अपने निश्चित प्रभाव होते हैं और वह प्रभाव उनके दृष्टिगत व आकारगत भाव के कारण होता है। रूप का सामान्यतः जो उनके आकार हैं उनके सामान्यतः निम्न प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कोई आयताकार रूप है, उसका प्रभाव शक्ति, स्थायित्व व एकता इत्यादि प्रभाव है। जो त्रिभुजाकार आकार है या रूपाकृति है उसका शाश्वतता, सुरक्षा, विकास, नियोजन इत्यादि उसका प्रभाव है। विलोम त्रिभुजाकार का लिप्तता व अशांति प्रभाव है। अंडाकार रूपाकृति या आकृति का जो प्रभाव है वह शांति, लावण्य, नित्यता, सौंदर्य और सृजनात्मकता ली हुई होता है और जो वृत्ताकार आकार है वह पूर्णतया गति, विशालता, आकर्षण इत्यादि को अपने अंदर समाविष्ट करता है। जो रूप है तो कलाकार जो अपनी चित्रभूमि होती है या जो धरातल होता है या जो अंतराल होता है उसमें अपना अंकन कार्य प्रारंभ करता है। उस अंकन कार्य में अंकन करते ही जो अंतराल होता है वो एक तरह से सक्रिय हो जाता है, एक तरह से गति में हो जाता है, चलायमान हो जाता है और इस अंतराल में कलाकार अपने विषय वस्तु के अनुरूप अलग अलग तरह के रूपों का चयन करके अपनी अभिव्यक्ति को प्रखर करता है और वह विषय वस्तु के अनुरूप ही बाह्य रूपाकारों का चयन करता है। मैंने पहले भी अपन ने चर्चा में जाना कि किस तरह से रूप जो कलाकार के अमूर्त विचार थे उनको मूर्त स्वरूप प्रदान रूपाकृतियों के माध्यम से ही होता है और वो अमूर्त विचार इस चित्रकृति में या किसी भी चित्रकृति में मूर्त स्वरूप इन रूपों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। मूर्त स्वरूप से हम
कलाकार के विचार को, जो अमूर्त हैं, उनको हम एक तरह से साकार पाते हैं, उनको एक आकार मिलता है और वो आकार ही कलाकार की विचारों अभिव्यक्ति का आधार बनते हैं। और जन सामान्य या सहृदय इन विचारों से, इन जो कलाकार के विचार हैं, जो विषय है, उनको इन रूपाकृतियों के द्वारा ही पहचान पाता है, चिन्हित करता है और उनकी प्रभाविता से प्रभाव ग्रहण करता है। आकृतियों के बिना जो दृश्य कला है वो अस्तित्वहीन है। जो दृश्य कला है, चित्र जो कला है, वह दृश्य कला के अंतर्गत आती है। और दृश्य कला में यदि आकार नहीं होंगे तो दृश्य कला निराकार हो जाएगी, या एक तरह से वह दृश्य कला कैसे रह पाएगी। अतः दृश्य कला को दृश्य कला बनाए रखने के लिए आकारों का महत्व अवश्य है। मतलब आकृति, जो आकार हैं, वो एक तरह से सादृश्य मूलक ही भी हो सकते हैं, या जैसा हमें वास्तविक जगत में दिखाई देता है वैसे भी हो सकते हैं। दूसरा, उनको प्रतीकात्मक ढंग से भी आकारों का चयन कलाकार अपनी विषय की विषय वस्तु के अनुरूप करता है, या कला मूर्त हो या अमूर्त हो, इन सब में आकारों का विशिष्ट महत्व है। अब हम अगले विषय पर आते हैं कि जो रूप के प्रकार हैं, रूपों के भेद हैं, सम या नियमित रूप, असम या अनियमित रूप। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो नियमित रूप हैं वो उस तरह के आकारों से, उनका नियमित रूप इस तरह के होते हैं, जब हम कलाकार अंतराल में किसी रूप की रचना करता है तो अंतराल के यदि वह ठीक मध्य में करता है तो किसी भी आकार का, किसी भी रूप का आधा भाग विभाजित करने पर शेष आधे भाग के समान हो तो वह रूप समरूप या नियमित रूप कहलाता है। और अनियमित रूप के अंतर्गत, अनियमित या असम रूप के अंतर्गत, यदि किसी रूप आकृति को उसके ठीक मध्य भाग से विभाजित करने के बाद उसका शेष बचा आधा स्वरूप विभाजित स्वरूप से समानता नहीं रखता तो वहाँ असम या अनियमित रूपाकृति रहती है। नियमित रूप के अंतर्गत आयत, त्रिभुज और विलोम त्रिभुजाकार इत्यादि रूप अनियमित रूप के अंतर्गत आते हैं। वहीं शंख और पत्ती इत्यादि अनियमित रूप के अंतर्गत आते हैं। यह उदाहरण नियमित आकार रचना का एक अच्छा उदाहरण आपके सामने द्रष्टव्य है। ठीक उसी तरह अनियमित आकार रचना का उदाहरण भी आपके सामने द्रष्टव्य है। इस तरह से कलाकार जो अपना चित्रभूमि है उसमें सम व असम रूपाकृतियों के द्वारा अपनी विचारों को मूर्त स्वरूप प्रदान करता है और अभिव्यक्ति में बनाता है। अब रूप का अर्थ से विशेष महत्व होता है। रचना की गंभीरता को ध्यान में रखकर कलाकार उचित अर्थसार वाले रूपों का प्रयोग अपनी कलाकृति में करता है। अन्यथा दर्शक चित्र की विषय वस्तु से यदि रूप उसके अर्थ से मेल नहीं खाएगा तो दर्शक चित्र में जो अभिषिक्त भाव है उनका अपने विषय वस्तु या विषय के अनुरूप आनंद या रसास्वादन नहीं प्राप्त कर सकेगा। रूप का अंकन चित्रभूमि के क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए। भारतीय सौंदर्य तत्व में अर्थसार का सर्वोपरि महत्व है, बाह्य रूप का भी निजी महत्व है, किंतु वह भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। यदि रूप को कला का शरीर कहा जाए तो अर्थ उसका प्राण है। कालिदास ने अपने शब्दों में उसे कहा है कि रूप को जगत माता और अर्थ को जगत पिता कहकर संबोधित किया है। अर्थात रूप और उसका अर्थसार दोनों एक दूसरे के अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यूँ हम कह सकते हैं। इस तरह से जो रूप का अर्थसार होता है वह एक तरह से सामुदायिक और व्यक्तिगत दो तरह का हो सकता है। अब रूप और अंतराल के संबंध को जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे कि रूप को अंतराल में किस तरह से स्थापित करते हैं और रूप को अंतराल में रखने में किन किन सावधानियों की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम जानते हैं कि रूप को अंतराल में रखना सहज नहीं है। वह किसी मान्य सिद्धांतों को
या कलाकार के अपने अनुभवों के आधार पर संयोजित होता है। रूप अंतराल के महत्व को घटा भी सकता है तो बढ़ा भी सकता है। ठीक उसी तरह अंतराल भी रूप के महत्व को घटाने व बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। यदि एक वर्ग चित्रभूमि के ठीक मध्य में रख दें और उसी वर्ग को यदि मध्य के इधर उधर स्थान प्रदान करें तो रूप व अंतराल का संबंध स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार रूप की स्थिति तथा घुमाव व अंतराल तथा रूप में अनुपात सामंजस्य ही उसके महत्व को घटाते और बढ़ाते हैं। कलाकार अपने अंतराल में रूप की अनेक संभावनाओं की खोज करता है और वह उसके अंतराल में स्थापना के द्वारा अर्जित ऊष्मा का अध्ययन करता है। इस तरह नए नए विस्तार हमारे सामने रूप के और अंतराल के आते हैं। अजंता, अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल इत्यादि चित्र शैलियों में रूप तथा अंतराल का भिन्न भिन्न संबंध होने के कारण ही उनकी अपनी मौलिकता निखर कर के सामने आती है। इस तरह से हम जानते हैं कि कलाकृति में रूप एक चित्रकृति में विशेष रूप से दृश्य कलाओं में और दृश्य कलाओं के अंतर्गत आने वाली चित्रकला में रूप एक विशेष महत्व का तत्व है। इसके बगैर कला जीवंत नहीं हो सकती, दृश्यमान नहीं हो सकती। रूप के द्वारा कला को एक आकार, अब जो कलाकार के विचार हैं उनको जो अब तक निराकार थे उनको एक स्वरूप प्रदान करता है और उन निराकार विचारों को कलाकार एक आकार इन रूपाकृतियों के माध्यम से चित्रकृति में संयोजित करता है। और कलाकार इन रूप आकृतियों के माध्यम से ही, इन आकारों के माध्यम से ही अपनी कलाकृति को जीवंत करता है। और उसकी यह साधना है कि वह किस तरह से रूप को अंतराल में समायोजित करता है, किस तरह से अपने संयोजन के अनुरूप रूपाकृतियों का चयन करता है और किस तरह से वो रूपाकृतियों का चयन कर अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रखर व शोभायमान करता है। यदि कलाकार अपनी रूप का अंतराल में जो स्थापना करता है वह एक तरह से निरंतर अभ्यास पर निर्भर करता है और वह अभ्यास से सिद्धहस्त होकर के कलाकार अपने विषय के अनुरूप रूपाकृतियों का चयन कर अंतराल में उसकी उत्तम स्थापना करने में सफल सिद्ध होता है। और जो रूप है वो एक तरह से वस्तु का जो आकार है और उसका जो निश्चित वर्ण है उसको रूप कहते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि रूप सामान्यतः कला का निर्णायक, चित्रकला में निर्णायक और आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व सिद्ध होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।